Hi viewers, this is मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है इंडिया से रोहित शर्मा जी ने और रशिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। आई एम सो सॉरी सर। आज हमें रशिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच रोहित सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तीनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीलम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, एक जंगी माहौल के बाद हमने एक पॉजिटिव न्यूज़ देखी है और कहा यह जा रहा है कि अटारी बॉर्डर जिसपे परेड वगैरह बंद कर दी गई थी और कहा जा रहा है कि रिज्यूम की जा रही है। उसके अलावा जो है देखेंगे कि क्या आया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिलेशंस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होने जा रहे हैं। क्या कहते हैं पाकिस्तान से जो है वो हमारे मेजर साहब, और आगाज भी हम मेजर साहब से करेंगे। मेजर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकईतन दोनों कंट्रीज के दरमियान रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं? ये थैंक यू रिबा। ये कहना तो यकीन करें कि बहुत मुश्किल है अभी कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिलेशंस जो हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि जी अंधेरे में भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोई सिल्वर लाइनिंग अगर नजर आ रही हो तो बजाय इसके कि आप अंधेरे पे फोकस करें, आप उस सिल्वर लाइन के ऊपर फोकस करें। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। पहले भी मैंने कहा है कि जी 3.5 दिन में या 4 दिन में ये जंग पाकिस्तान और इंडिया के बीच में खत्म हो गई या टल गई या मतलब नहीं हुई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं इसको इस तनाजर में जरूर पेश करता हूं कि यूक्रेन और रूस के बीच में, ये डॉक्टर साहब अभी वहां पे हैं रशिया में, इनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच में 3.5 साल से जो जंग जारी है वो जंग इतनी खौफनाक है कि उसमें तकरीबन 18 से 20 लाख नौजवान लोग जो हैं वो दोनों साइडों से जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। तो वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि जंगों में कोई नहीं जीतता, ना मुल्क नहीं हारते, जंगों में जो है वो माएँ हारती हैं, वो बीवियां हारती हैं जिनके खामन शहीद हो जाते हैं, या वो बच्चे के जिनके वालिदैन जो हैं वो जंग का शिकार हो जाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये जंग नहीं हुई। अब ये अलहदा बहस है पाकिस्तान इंडिया के बीच में कि जी हमने ये गिरा दिया, तुमने वो गिरा दिया, हम यूं कर देते वो कर देते सब कुछ। तो मेरा ख्याल में कि 3.5 दिन में इंडिया का भी शौक पूरा हो गया जंग करने का, पाकिस्तान का भी शौक पूरा हो गया। तो ये अच्छी बात है कि ये सब कुछ हो गया। और अभी आप ये खबर सुना रही हैं कि वो अटारी बॉर्डर के ऊपर जो है वो जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी मशहूर परेड है कि वो दोबारा से रिज्यूम हो रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझता हूं इंडिया और पाकिस्तान दोनों बड़े अहम मुल्क हैं। दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो अपने मामलात को एक दूसरे के साथ बातचीत के जरिए और बेहतर तरीके से हल करें। और मैं इसके ऊपर दोनों मुल्कों की लीडरशिप को ये दाद जरूर दूंगा कि अगर एक ने सीज फायर कहा तो दूसरे ने भी सीज फायर मान लिया, और उसके बाद कि जी ये जो सीज फायर है ये अभी तक मतलब विदहोल्ड कर रहा है। और मैं न्यूज को फॉलो कर रहा था कि मेरा ख्याल में कि सीज फायर जो है वो कंटिन्यू करेगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए मैं जाती तौर पे बड़ा खुश हूं, मैं ये समझता हूं। लेकिन अब ये असल में ये है ना कि वो लोग ये कहते हैं कि जी सबक सिखा, कोई किसी ने सबक नहीं सिखाया। दोनों को समझ आ गई कि हम ये जंग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा ख्याल में कि दोनों मुल्कों ने बेहतर फैसला किया, उनकी लीडरशिप ने बेहतर फैसला किया कि वो पीसफुली अपनी बातचीत के जरिए एक दूसरे के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी जाने पढ़ते हैं, क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? एक पॉजिटिव न्यूज़ हमारे सामने आई है एक जंगी माहौल के बाद कि अतारी बॉर्डर पे परेड जो है वो फिर से स्टार्ट करेगी, क्योंकि दोनों तरफ से जिस तरह चैनल्स बैन किए गए, मतलब दोनों तरफ से तो खैर इंडिया की जानिब से भी चैनल बैन किए गए थे, उस पर भी आप बताइएगा कि क्या आने वाले टाइम में ये चैनल्स खुलने की पॉसिबिलिटी है, और इस बॉर्डर वाले सीन को आप कैसे देख रहे हैं, बताइएगा। एक तो सबने बता दिया है यूक्रेन वालों को कि मैं रशिया में हूँ और सेंट पीटर्सबर्ग में हूँ, मेरी अपनी लाइफ ही डेंजर में आ गई है, बाकियों का पता नहीं है मुझे। लेकिन जोक्स अपार्ट, देखिए मेजर साहब ने बहुत अच्छी बातचीत कही, और जो ये कह रहे हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, किसी भी तरीके का उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाते हैं। मगर हमारी जो शिकायत है, और कम्युनिकेशन दुनिया का सबसे टफेस्ट आर्ट इज कम्युनिकेशन, सबसे टफेस्ट आर्ट है, लेट्स मी ट्रस्ट यू।
इवन गॉड हैज फेल्ड मेनी टाइम्स। आप समझ लीजिए कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और आप जिस फेथ में आते हो तो उसमें तो इसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा है बार बार, तो गॉड को मैसेज ठीक करना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाट बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान इज सफरिंग। वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू द पाकिस्तान ओनली वन सिंपल थिंग। आप टेररिज्म से पिंड छुड़ा ले, हमें आपसे लड़ना ही नहीं बाबा। आप हमसे बहुत ताकतवर है, हम इसको मानते हैं। आप ये नॉन स्टेट एक्टर्स को रैप अप करें अब। और जो भी करना, आपको गारंटी चाहिए थी कि आपकी जो सिक्योरिटी है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, इंडिया हमें खा जाएगा, अखंड भारत बना देगा, इंडिया जो है हमारी एग्जिस्टेंस को नहीं एग्जिस्ट करता। मैं इन तीनों बात को आपके दर्शकों के लिए एकदम साफ कहता हूं। इंडिया का कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान को सबस्यूम करने का अपनी टेरिटरी में, नंबर वन, कोई इरादा नहीं। बांग्लादेश एक लिविंग टेस्टिमनी है इस बात का। बांग्लादेश आज तक भारत का पार्ट नहीं बना, बल्कि वो हमें डरा रहे हैं कि वो बिहार ले लेंगे, यूपी ले लेंगे। और कई बार वो चाइना तक पहुंच गए थे तो हमने रोका कि भाई वो हमारा नहीं, उसको मत लो। तो वो रुके बड़ी मुश्किल से, वरना आपको पता है कि मेजर साहब के रिश्तेदार तो वो भी है, तो आदत तो वहां तक है आप ही भी है। हैं, आप भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम भी हैं। सो हमारी बस ये बात, अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिवली पहुंच जाए आप तक। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था जब फर्स्ट डे हुआ जिनके ऊपर अटैक, टेररिस्ट के ऊपर, प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन, भारत में जितनी मुझे गालियां नहीं पड़ी, उस 2 दिन तक प्रधानमंत्री मोदी को गाली पड़ी थी कि भाई इन्होंने वॉर नहीं किया, इन्होंने वॉर नहीं किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमने किसी मिलिट्री टारगेट को अटैक नहीं किया और ना करेंगे, हमने किसी सिविलियन टारगेट को अटैक नहीं किया और ना करेंगे, हमने सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट किया। तो हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि ये तफरीक बंद कर दें, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का। ऐसे लोगों को हटाएं समाज में से। रिबाहा जैसे हैं, मेजर साहब जैसे लोग हैं, इनको समाज में लाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेसिव बातें करें। और आपकी जो देश है उस वो तरक्की करे, हमारा यही विश है। भारत कभी किसी के, भारत भारत रहेगा ही नहीं यदि उसने लोगों की बर्बादियां प्रे करनी शुरू करी। हमारी आइडेंटिटी का पार्ट है कि मैं ये कहूंगा कि आपकी जो तरक्की है वो हमसे भी ज्यादा हो। दिस इज व्हाट मेक्स मी भारतीय, दिस इज व्हाट मेक्स मी योर रिश्तेदार। तो मैं आपको ये फिर से कह रहा हूं, प्लीज इस बेसिक और वेरी एलिमेंट्री कम्युनिकेशन को समझ लीजिए। हमारी आपकी बाउंड्री का कोई भी 1 इंच ऑल्टर करने का इरादा नहीं है, न होगा, सदियों तक, जन्मों तक आने तक। आप कैसा अपना समाज बनाना चाहते हैं, हमें आप रिश्तेदार दिखाना चाहते हैं या हमें आप दुश्मन दिखाना चाहते हैं, आप सॉवरेन कंट्री, आप डिसाइड करें। But we assure you, not an inch of your border would ever become in India without your well wishing। क्योंकि जर्मनी और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी भी टूटे थे, एक कंट्री बन गए। वो हम फ्यूचर के लिए देख देते हैं, छोड़ देते हैं। आप लोगों का मन होगा अपने रिश्तेदारों को गले लगाएंगे, नहीं होगा तो नए रिश्तेदार चाइना से बना लीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बट अगेन मैं मेजर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं, लड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम बेसिकली सदियों से दुनिया में जाने जाते रहे हैं सिर्फ एक चीज के लिए, ज्ञान, और जो है ज्ञान के आधार पर प्रोस्पेरिटी, यही हमारी पहचान है। हम कभी जंगजू थे ही नहीं, हम जू भी नहीं है भाई, जंग कहां से आ गया। हमने हमेशा डिफेंस की लड़ाई लड़ी है, मगर डिफेंस की लड़ाई हम हमेशा जीते हैं। तो हम आपसे फिर कह रहे हैं हमारा कोई इरादा नहीं। मेरे मामा आर्मी में कर्नल, एक बार मेरी उनसे बातचीत कर, यार वी आर नॉट एन एक्सपेडिशियस फोर्स, वी विल नेवर बी एन एक्सपेडिशियस फोर्स। तो पॉइंट मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप अच्छा एक पाकिस्तान बनाइए, एक बहुत प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनाइए, अच्छी मानसिकता वाला, जहां पे बच्चे दुनिया में जाएं तो ये सब जगह से ये कहें कि हाँ हम इनका पार्ट हैं, ये भी ह्यूमैनिटी का पार्ट है। वो डाइवर्सिटी को एंजॉय करें, डिफरेंट कल्चर्स को एंजॉय करें, डिफरेंट लैंग्वेज को, डिफरेंट वर्शिप स्टाइल को, सबको वो रिस्पेक्ट करें, एंजॉय करें, और देन बी द पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस इज ऑल वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, दिस इज द बेसिक कम्युनिकेशन। बाकी रिश्तेदारी चलती रहेगी, बुआ फूफा में लड़ाई ना हो तो फिर बुआ फूफा ना रहे वो। रोहित सर, मेरा आपसे भी यही सवाल है, क्या कहेंगे आप जो ये इनिशिएटिव हो लिया जा रहा है, और इस पर क्या कहेंगे? पॉजिटिव न्यूज़ है, और आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस जो हैं वो नॉर्मलाइज होंगे, और जो चैनल्स बैन किए गए हैं वो दोबारा से आपको लगता है कि ये ओपन हो जाएंगे, ये बैन? रिबाज जी का चैनल, रिबाज जी की पूरी चिंता चैनल पे। ओ भाई, मेरा चैनल तो अनब्लॉक करो। राइट। देखो, एक चीज मैं ये बोल रहा था कि हमने एक जमाने से ये देखा है
मैं जब भी पीस की बात करता हूँ तो लोग नीचे आके गाली देते हैं, मैं पीस की बात नहीं करूंगा, मैंने ये सोच रखा है। मैं यही बोलूंगा, मारो, लड़ो, टैंक लेके आओ, हमने से हेलीकॉप्टर भेजो, बाद में फाइटर जेट भेजो, दोनों लड़ो आपस में, बहुत हो गया, पीस बहुत हो गई 70 साल से। नाउ द फैक्ट इज कि दोनों कंट्रीज को ये तो पता है ना कि रहना कहाँ है, हमें साथी रहने ना एक दूसरे के। सीज फायर 4 दिन में बंद कर दिया आपने, क्यों बंद कर दी? लड़ लेते और थोड़ा नहीं, आपको आपको ऑप्शन था, यू हैड एन ऑप्शन। दोनों साइड से बुलाया, हमारे पास पाकिस्तान बोलता था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, मारेंगे तो 4 दिन में मार लेता, अगर मारना था तो नहीं मारा। इंडियन साइड को भी बोलना, भाई तुम्हें मौका मिला था, 4 दिन थे, तुम आराम से घुस जाते अंदर, टैंक को लेके घुस जाते। तो फ्रैंकली स्पीकिंग 4 दिन से ऊपर चली नहीं ना। वैसे दोनों में आपस में ऐसे बोलते हैं कि मार देंगे, ओ किसी ने मैली आंख से देखा, भाई मैली आंख से तो देखा था, तुम शांति से बैठे रहे, क्या किया तुमने? तो नथिंग हैपेंड। और ये चीज बॉर्डर पे सेरेमनी कुछ जल्दी स्टार्ट हो रही है, मैं इसके हक में नहीं हूँ क्योंकि अभी भी ये कम आउट ऑफ वॉर। जहां तक बात यह है कि हम लोग देख रहे हैं दोनों साइड से पोस्चरिंग है। आज आसिम मुनीर, जो जनरल आसिम मुनीर है, उनको मेजर जनरल बना, सॉरी माफी चाहता हूं, प्रमोशन नहीं किया, उनका प्रमोशन किया है, फील्ड मार्शल बना दिया गया उनको। तो अगर फील्ड मार्शल बनाया गया तो कुछ तो ये दिखाया गया होगा क्या क्या हम लोग क्यों बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पोस्चरिंग हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, मैटर सीरियस है। और ये फील्ड मार्शल बनाने के रेपरकशंस आपको साफ दिखेंगे, कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें गड़बड़ है। क्या है, वी हैव नो आइडिया, विल टेल यू। देखिए कर्नल साहब आपको बताएंगे कि जनरल हैं वो, आपने उनको मेजर जनरल बना दिया, उनकी एक पोस्ट कम कर दिया आपको। और मुझे प्रमोशन देने का शुक्रिया कि हमेशा की तरह आप मुझे कर्नल बना देते हैं, तो उसका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप 4 स्टार नहीं बल्कि आप 5 स्टार जो फील्ड मार्शल हैं उनको 2 स्टार बना दें। तो फौज में तो इस प्रोटोकॉल के ऊपर जनाब कोर्ट मार्शल भी हो सकता है आपका। तो एनीवेज, मैं रोहित शर्मा साहब की बात को जो है वो सुन रहा था। मेरे ख्याल में अमन की बात करना, पीस की बात करना बहुत मुश्किल काम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और स्पेशली अब जो हालात बन गए हैं इनमें मुझे थोड़ी सी खुशी हुई है कि रोहित शर्मा साहब को भी वो कह रहे हैं, गालियां देते हैं, तो वो मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है कि चलो इसका मतलब है कि अकेले नहीं है, मतलब और भी बहुत सारे लोग गालियां पड़ रही हैं। तो मुझे तो वो इसलिए देते हैं कि वो कहते हैं कि तू तो है ही फौजी ना, तो फौजी को तो वैसे ही उसके हिस्से की आपने डोज देनी है। तो एनीवेज, मेरे हिसाब से यस बहुत मुश्किल काम है, मैं इससे रोहित शर्मा साहब से एग्री करता हूं। और मैं ये भी उनके इस कंसर्न से भी एग्री करता हूं कि अभी भी कहीं ना कहीं पोस्चरिंग है, अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो ये सोच मौजूद है कि जनाब किसी तरीके से इसको क्यों ना इस मामलात को इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मेरी अपनी जाती नजर में बेहतरी की हम उम्मीद ही तो कर सकते हैं। मतलब ये जो प्रोग्राम लोग देख रहे हैं उनको क्या हम सिखाएं? हम उनको यही सिखाएं कि जनाब हमने मुक्के मारने हैं। मुझे तो ये लगता है कि वो कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब ये तो सारा स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ है। मैंने उससे कहा कि मतलब मुझे नहीं पता तू क्या पीता है, लेकिन तूने कमाल की बात की है कि अगर ये स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ है, तो मैंने कहा लिखा किसने? मैंने कहा अगर तेरे जेहन में आ रहा है ना कि ये स्क्रिप्ट है, खून पीता है, खून। हाँ, खून पीने में ये वैसे आपने अच्छा डाला है। लेकिन ये है कि देखे ना, लोग अभी भी इसको स्क्रिप्ट, तो असल में कुछ ऐसे लोग जरूर मौजूद होते हैं, वो अवाम में भी होंगे, एस्टेब्लिशमेंट में भी होंगे, वो डीप स्टेट के अंदर भी होंगे, कि जिनको जिस तरह वो बच्चों को एक इंक्विजिटिवनेस होती है ना कि यार ये बटन दबाएंगे तो कहते हैं कि जी एटम बम फटेगा, तो कितना बड़ा धमाका होगा। तो वो बच्चों को आप मना करें ना कि नहीं ये ना करना, वो बच्चे इंक्विजिटिव होते हैं, क्यूरोसिटी होती है, वो उसको दबा के रहते हैं। लेकिन वो तो बच्चे हैं ना, वो तो दुनिया को डिस्कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अडल्ट्स में भी ऐसे बड़े अदब के साथ ऐसे बेवकूफ लोग मौजूद हैं कि जो ये समझते हैं कि जंग जो है वो बड़ी जरूरी है, ऐसे लोग, और वो अपने छोटे से एजेंडे के लिए ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल मैं रोहित शर्मा साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि अभी भी बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। अभी भी बहुत ज्यादा जो है फ्रेजाइल अरेंजमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अभी भी ऐसे आर्टिकल छप रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि जी पहलगाम जैसे 2 और वाकयात होंगे। अभी भी आप ये देखें कि बहुत ज्यादा लेसन्स हैं
इंडिया पाकिस्तान के लिए ये रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर। और मेरे ख्याल में, मैं जाती तौर पर उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, लैवरोव, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि वो, मेरे ख्याल में कि इंडिया पाकिस्तान को दोनों को ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि वो तो जंग कर चुके हैं ना जी, 2.5 साल, तो वो 3.5 साल, तो वो उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें बड़ा मैसेज है। और उन्होंने एम्फेसाइज किया इंडिया के साथ कि भाई ये जो डिवाइड एंड कॉन्कर है, ये वेस्ट का, मतलब मगरिब का एक तरीका है कि जी आपको उसके खिलाफ उकसाया, उसको उसके खिलाफ उकसाया, और फिर सबकी लड़ाई करा के तो फिर इधर भी हमदर्द बन गए, उधर भी हमदर्द बन गए। तो मेरे हिसाब से ये सबको देखना होगा कि इंडिया पाकिस्तान में, देखे ना, जितनी भी हम बातचीत कर रहे हैं, जब हम ज्यादा बातचीत, ज्यादा डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे कॉमन नजर आना शुरू हो जाती हैं। रोहित शर्मा साहब के जोक्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारे जोक्स हैं, डॉक्टर अभिषेक जो है उनके साथ, तो आपको कनेक्शंस मिल जाते हैं। अभी आप इसमें डालें एक बंगाली को, आप इसमें डालें एक नेपाली को, मतलब आप फिर एक बड़ा, फिर आप देखें कि यहाँ पे क्या होता है। तो मेरे हिसाब से, लेकिन एट द सेम टाइम इस सारे सिनेरियो में जो ज्यादा जिम्मेदारी है वो हिंदुस्तान की है। बाकी सब जो हैं वो पार्ट्स ऑफ द पिक्चर हैं, लेकिन जो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है वो हिंदुस्तान की। और बड़े अदब के साथ कि हिंदुस्तान जो है वो, मेरे हिसाब से, मतलब मेरी अपनी जाती नजर में, कि वो जल्दी एक्ट कर गए। वो मैं जाती तौर पे नहीं समझता था कि इस तरह हिंदुस्तान एक्ट करेगा, लेकिन ये है कि बहरहाल वो सब कुछ हुआ 22 अप्रैल के बाद जो आज तक। तो एनीवेज मेरे हिसाब से बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है, लेकिन बहुत जरूरी है कि ये पीस, ये अमन, ये सारा कुछ बरकरार रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे भी एक सवाल है। अभी रिसेंट एक खबर हमारे सामने आती है कि कैबिनेट अप्रूव, यानी कि जो हमारे जनरल आसिम मुनीर हैं उनकी प्रमोशन हुई है टू फील्ड मार्शल। इस पर आप क्या देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है, आप मेजर साहब को काउंटर भी कर सकते हैं। ये वैसे सवाल मेजर साहब का था, फंसा आपने डॉक्टर साहब। सर अभी आप पे भी आऊंगी ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो अभी शर्मा साहब ने पहले 5 स्टार को 2 स्टार कर दिया, अभी आपने डॉक्टर साहब को ये दे दिया, तो अब पता नहीं वो क्या करते हैं। नहीं, आप ले ले मेजर साहब, आप बोले। नहीं, मेरा पास चले तो मैं तो जनरल आसिफ मुनीर को मेजर आसिफ मुनीर बोलूं, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है, वो तो जब रहेंगे तो वो उन्होंने वही से धमकी लगा दी थी कि कोर्ट मार्शल हो जाएगा आप। जी बिल्कुल। ऐसा है ना, मैं आपको एक बात बताऊं मेजर साहब, व्हाट हैव मेड यू पाकिस्तानी एंड व्हाट हैव केप्ट अस हिंदुस्तानी। यहाँ पे एक बंगाली भी बिठा देंगे ना, या एक नेपाली भी बैठाएंगे और एक तमिलियन भी बैठाएंगे ना, स्टिल वेयर जोक्स विल बी द सेम, वी विल बी द सेम पीपल। डाइवर्सिटीज, मनुष्य की डाइवर्सिटी का जो सबसे खास बात है कि वो यूनिटी में है। मतलब जैसे हम आप सब ने शादियां करनी है, शादियां यूनिटी है, शादी करने का तरीका डाइवर्सिटी है। कोई 7 फेरे ले रहा है, कोई सिंदूर लगा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कबूल है बोल रहा है, कोई कुछ, बट द पॉइंट इज व्हाट, मैरिज। सो व्हेन यू से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो अब आप ये कहिए जी मेरा मैरिज अच्छा है, उसका मैरिज घटिया है, जी हमारे मैरिज में देखो जी हम जब चाहे तलाक दे दे जी, उसके मैरिज में तो तलाक ही नहीं। ये दिस इज अ काइंड ऑफ कंपैरिजन व्हिच लो आईक्यू पीपल डू। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि मनुष्य ने, मानवता ने अलग अलग तरीके से मैरिज को मैनिफेस्ट करने का एक तरीका बनाया है, लेकिन वो सारे मैनिफेस्टेशन मैरिज ही है। That's what the point we are. That's what makes us Indian. That's why we love diversity. मुझे ये कभी अच्छा नहीं लगेगा मेजर साहब कि मैं सिर्फ ऐसे जोक्स के बीच में बैठा हूं जो मैं समझ रहा हूं। मुझे अच्छा ही लगता है कि मेरे देश में हर 20 कदम पे पानी बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है। दिस इज व्हाट मेक, मैं यहां बैठा था, कल की बात है, आई वेंट टू दिस फोरम में, वहां पे मैं कुछ मिनिस्टर्स के लेवल के लोग के साथ बैठा हुआ था, किसी अलग अलग कंट्रीज के, और मैं आपको बड़ा अच्छा दिखाता हूं ना, यूएई का, मैं इंटरनेशनल लीगल फोरम में 2 ही मिनिस्ट्री के वो लगे हुए थे स्टॉल। एक था मिनिस्ट्री ऑफ यूएई, ठीक है, और एक था मिनिस्ट्री ऑफ बेलारूस। उसके अलावा मेजर साहब किसी का मुझे दिखा नहीं। लेकिन क्या कर रहा है मिनिस्ट्री, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ यूएई क्या कर रहा था, जो मैं अगर आप मुझे परमिशन देंगे
तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाउ दे वर रिप्रेजेंटिंग देयर सोसाइटी। आई होप कि वो मैंने यहाँ रिकॉर्ड में होगा मेरे पास, एक सेकंड दीजिए मुझे। ये 10 मिनट वाला यही होगा मेरे ख्याल से। मैं आपको दिखाता हूँ कि तब तक आप किसी और को ले लीजिए, मैं जी ये जी दिखाना जी चाहता हूँ। रोहित सर, मेरा आपसे सवाल है, क्या कहेंगे आप इस खबर को देखते हुए, और बताइएगा। क्या बताइए? क्या देखिए, मेरे सर हिसाब से बताएंगे ना क्या? पाकिस्तान के हिस्ट्री में दूसरी बार ये रैंक इन्वोक की गई है, फील्ड मार्शल। और फील्ड मार्शल रैंक जो होती है, दैट्स अ सेरेमोनियल रैंक। वो हर जगह सेरेमोनियल रैंक, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह। बट किया क्या गया, इससे पहले अयूब खान थे और दूसरे फील्ड मार्शल ये हैं। फील्ड मार्शल रैंक जनरली इन्वोक की नहीं जाती है जब तक कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ना हो। तो ये जो बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक आर्मी चीफ हैं जिनके सामने एयरफोर्स के 9 एयरबेस तबाह हो गए, और कुछ हुआ उल्टा तो राफेल गिराए गए, ऐसा पाकिस्तान बोल रहा है। तो मामला एयरफोर्स का था ना, ये आर्मी चीफ को क्यों प्रमोशन दी मुझे नहीं समझ में। कुछ पॉलिटिकल है, समथिंग पॉलिटिकल कुकिंग अप, और कुछ कुकिंग अप भी है कि नहीं, ये भी बोला जा रहा है कि फील्ड मार्शल की रैंक और जनरल आर्मी चीफ की जनरल की रैंक दोनों कंबाइन कर दी। दोनों रैंक्स कंबाइन ही नहीं हो सकती। खैर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, वो पता लगे, लेकिन हाँ, दोनों रैंक्स कंबाइन नहीं की जा सकती। आप हमारे पास भी फील्ड मार्शल रहे हैं, तो जैसे ही वो फील्ड मार्शल बनते हैं सेरेमोनियल रैंक पे आ जाते हैं, आर्मी उनकी कमांड में नहीं रह जाती। एक नया आर्मी जनरल आता है, वो कमांड करता है। लेकिन यहाँ पे अभी जो मेरे पास बीच में मैंने फोन उठाया, वो फोन यही बता रहा था कि दोनों रैंक्स कंबाइन कर दी हैं और अब दोनों रैंक्स की पावर्स एक जगह पे हैं। अच्छा, ये एक बहुत डेंजरस स्टेप है, वेरी डेंजरस स्टेप। इसका मतलब आप आसिम मुनीर इज लाइफ टाइम आर्मी चीफ, या आप थोड़े दिन फील्ड मार्शल लगा करके आर्मी चीफ की रैंक को अलग कर देंगे? मतलब कर क्या रहे हैं, मुझे ये बात नहीं समझ में आई। ये बात समझने की जरूरत है। क्या इससे पहले अयूब खान थे, वो तो खैर आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्या हुआ था उनका। लेकिन ये कहीं एक सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रही पाकिस्तान के लिए? आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की रैंक पे रखिए आप किसी को, नो डाउट, वो सही, फील्ड मार्शल की रैंक पे रखिए आप, अपना कोई आपका आर्मी से कोई लेना देना नहीं, अनदर पर्सन विल रन द आर्मी। अब अपने दोनों रैंक्स मिला के आर्मी चीफ की रैंक को लाइफ टाइम बना दिया, और ये नीचे आने वाले मेजर जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज वो आर्मी चीफ कभी बन ही नहीं पाएंगे। तो देयर विल बी अ टसल विद इन द आर्मी itself। और मैं सही बता रहा हूँ कि आर्मी चीफ की रैंक 3 साल बाहर पूरी दुनिया में 3 साल में, हमारे कंट्री में भी वो कॉन्ट्रैक्चुअल रैंक है। और हमारे कंट्री में, इंडिया में रैंक ऐसे है कि 3 years और 62 एज, विच एवर इज अर्लियर। मतलब आपकी एज 62 6 महीने में हो रही है तो आप 6 महीने में जाइए, हमें नहीं चाहिए 3 years का टेन्योर। और अगर आपके 62 एज होने में 4 साल बचे तो आपके 3 साल पूरे हुए, आप जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सीरियस इशू है ये क्या दिखा रहे हो भाई? This is UAE Ministry of Justice. ठीक। अच्छा रिबाहा, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा जी। कि अच्छा मेजर जो साहब, मैं आपसे रोहित जी, आप काउंटर भी कर सकते हैं सर। ये जो प्रमोशन हमारे जर्नल आसिम मुनीर साहब को दी गई है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। और डॉक्टर साहब को भी काउंटर कर सकते हैं, रोहित सर को भी काउंटर कर सकते हैं। मैंने अच्छा, कुछ बोला काउंटर नहीं, नहीं, मेरा क्या काउंटर करवा रही हैं आप भाई यार? अभी आपसे आपने इतना कुछ बोला तो है। छीनने की इच्छा वैसे ही मैं मेरी कम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि रोहित शर्मा साहब, जो सेरेमोनियल रैंक है फील्ड मार्शल, और ये सिर्फ ये है कि 4 स्टार से अब वो 5 स्टार हो गए, और हाईएस्ट रैंक है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का। और चूंकि अब वो वाहिद
5 स्टार जनरल होंगे तो मेरी समझ के मुताबिक जो एयर चीफ मार्शल हैं और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो 4 स्टार होते हैं, और इसी तरह जॉइंट चीफ भी हैं। तो वो जो है अभी क्या कहते हैं उसको, फील्ड मार्शल को मतलब फील्ड मार्शल उनको लीड कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 के पे में और बाकी चीजों में कोई इजाफा नहीं है। नंबर 3 के लाइफ टाइम नहीं, ये टेन्योर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है वो हुकूमत पाकिस्तान ने अब 5 इयर्स कर दिया है। पहले वो 3 इयर्स हुआ करता था, जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उसके मुताबिक उन्होंने वो 5 इयर्स कर दिया। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो एक्सटेंशन है, वो जो एज लिमिट है वो 64 है मेरा ख्याल में, अब मुझे सही याद नहीं है, लेकिन जो लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में अमेंडमेंट हुई थी उसके मुताबिक वो 64 है जहां तक मुझे याद है, या 62 होगी, इससे ज्यादा नहीं है। तो लाइफ टाइम बिल्कुल नहीं है। तो ये डिबेट है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी सिर्फ फील्ड मार्शल, माफी चाहूंगा बट फील्ड मार्शल इप्सो फैक्टो लाइफ टाइम डेजिग्नेशन होती है, अदरवाइज फील्ड मार्शल है ही नहीं वो। नहीं फील्ड मार्शल इट मींस योर लाइफ टाइम। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो लाइफ टाइम नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो 2028 तक ही है। तो उनका जो फील्ड मार्शल, इवन जो उनका जनरल का रैंक है वो भी उनके साथ ही रहता है, मतलब मेरे साथ में। जो क्वेश्चन रोहित दादा पूछ रहे हैं और हम जो पूछ रहे हैं वो ये है, सिंस ही हैज बीन कन्फर्ड द टाइटल ऑफ फील्ड मार्शल विद इमीडिएट इफेक्ट, अब चूंकि वो फील्ड मार्शल बन चुके हैं तो दोनों टाइटल या दोनों पोजीशन की वो जनरल भी है और फील्ड मार्शल भी है। जनरल फील्ड मार्शल जनरल से नहीं, तो हमारा प्रश्न ये है, द स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट वी हैव गॉट इज दिस, नंबर 1, डज द प्रमोशन basically mean, or is the promotion, or should the promotion be taken as his ouster from the general post, or would he going to manage both till he gets retired? That means he will become general as well as field marshal, both. फील्ड मार्शल का कोई अलग से कोई रोल नहीं है। फील्ड मार्शल इज ए ऑनररी रैंक। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जो अदर रैंक्स होते हैं कि जिनको हम ट्रुप्स कहते हैं, उनमें से लोगों को ऑनररी कैप्टन या इसी तरीके से ऑनररी मेजर। मैं फिर से मैं ये, जैसे मान लीजिए जब राष्ट्रपति मुशर्रफ थे, प्रेसिडेंट मुशर्रफ, तो ही मैनेज 2 टाइटल, एग्जीक्यूटिव हेड वो प्रेसिडेंट भी बन गए थे स्टेट के, और उसके बाद वो आर्मी के जनरल भी थे। दोनों पोजीशन वो साथ में लेके चल रहे थे। दुनिया को इससे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई ये आप कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो टेक्निकली जब आप फील्ड मार्शल होते हो, इट्स अ प्रमोशन, ठीक है ना। आप एक ऊपर स्टेप नहीं जा सकते जब तक आप नीचे वाला स्टेप छोड़ो नहीं। या आप ये कह रहे हो कि एक पैर तो सीढ़ी नंबर 9 पे है, दूसरा पैर सीढ़ी नंबर 10 पे है, बट ही इज बेसिकली स्टैंडिंग ऑन बोथ द स्टेयर्स। मेरा ये कहने का मतलब है आप 10 पे नहीं जाओगे तब तक 9 छोड़ोगे नहीं। देखें, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के अंदर जो 3 सर्विसेज हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों के अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ मार्शल, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तीनों होते हैं। और उनके ऊपर सुन लीजिए, और उनके ऊपर एक चेयर है ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, कि वो भी एक 4 स्टार जनरल होता है। कभी वो एयरफोर्स का होता है, कभी वो नेवी का होता है, कभी वो आर्मी का होता है। ज्यादातर कॉमन होता है, वो तीनों के लिए कॉमन, ज्यादातर आर्मी का होता है। अब ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी टेक्निकली सबसे ऊपर है, लेकिन जो उसकी मतलब जो उसकी पावरफुल पोजीशन है वो उस तरीके से नहीं होती, वो कोऑर्डिनेशन के रोल में ज्यादा आता है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो सबसे पावरफुल डेजिग्नेशन है, एयर चीफ मार्शल सबसे पावरफुल डेजिग्नेशन है एयरफोर्स के अंदर, और इसी तरीके से जो टॉप मैन होता है नेवी में वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होता है। तो जनरल आसिम मुनीर, अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, देखिए मुझे भी टाइम लगेगा इसको प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि आज ही वो अनाउंस हुआ है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले 4 स्टार जनरल थे, अब वो 5 स्टार जनरल है। और सुन लीजिए, और जो 5 स्टार है वो डेकोरेटिव रैंक है कि फील्ड मार्शल उनको दिया गया। वो 4 स्टार नहीं रहे, अब वो 4 स्टार नहीं रहे, अब वो 5 स्टार जनरल है। इसीलिए मेरी दैट मींस ही गॉट रिटायर्ड। अब आप तुरंत एक आर्मी जनरल नियुक्त करेंगे। सितारों से आगे जहां और भी हैं डॉक्टर साहब, आप अभी आसिम मुनीर साहब को रिटायर, नहीं, आप आसिम मुनीर साहब को रिटायर करना चाहते हैं, शर्मा साहब उनको मेजर बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो वो फील्ड मार्शल बने हैं।
हम उनको रिटायर नहीं करना चाह रहे भैया, हम सिर्फ लॉजिक समझ रहे नहीं हैं सुन लेना, कि आप सुन, इसलिए 4 और मैं 5 दोनों स्टार रखेंगे या 5 रखने का मतलब 4 गया। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप 9 डॉक्टर स्टार हो गए। साहब, फौज में ये सितारे ही तो हैं जिसके ऊपर सारे जो है वो मेहनत करते हैं। तो मैं फौज क्वेश्चन ये में बोल रहा था। सुन ले, मैं आपको बताता हूँ। चले, मैं आपको एक ना थोड़ा सा जोक भी सुना देता हूँ। आज हम जरा पीसफुल माहौल में रिश्तेदारों बात वाला कर रहे मत हैं। सुनाइएगा प्लीज, उसमें हम लोग भी आ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, अच्छा फौजी जोक है। तो पहले तो ये कि जो जो रैंक है ना, ठीक है, तो वो कहते ये है कि इसी तरह एक जनरल साहब थे, वो किसी टेंट में थे और वहां पे जो है उन्होंने शिकायत की कि उनका टेलीफोन सही नहीं चल रहा। तो वो कोई लाइनमैन आया, जो सिपाही था या हवलदार था, वो लाइनमैन आया और उसने आके वो टेलीफोन को चेक कर रहा था। इतने में जनरल साहब ने दोबारा फोन उठाया, तो बीच में वो लाइनमैन चेक कर रहा था, वो किसी और के साथ बात कर रहा था। जनरल साहब ने कहा तुम कौन बात कर रहे हो? तो उसने कहा मैं लाइनमैन बात कर रहा हूं। तो उसने कहा कि जी मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो वो समझा कि शायद जो दूसरा सिपाही है वो मेरे साथ शोर लगा रहा है। तो उसने कहा कि जी तुम जनरल हो गए, अपने घर हो गए, यहां पे मैं हूं इस लाइन का इंचार्ज। उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसने कहा ज्यादा बोलोगे मैं लाइन काट दूंगा। उसने कहा तू काट के दिखा। उसने लाइन काट दी। तो वो उसने लाइनमैन ने साबित किया कि जी मैं यहाँ पे बॉस हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि फौज में रैंक जब सीनियर मिल जाए, तो मैंने ये भी देखा हुआ है कि उस टाइम पे उनके नामों के स्पेलिंग्स भी लोग याद कर लेते हैं। वो इसलिए कि 1 स्टार स्पेलिंग में आप गलती करेंगे तो फिर भी माफी हो जाएगी, 2 स्टार में नहीं होगी, 3 स्टार नहीं, 4 में नहीं। तो अब जनरल आसिम मुनीर 5 स्टार है। तो जब वो 5 स्टार जनरल हो जाता है, हम तो पूरी फैमिली का नाम की स्पेलिंग याद कर लेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये, जैसे कि एक जोक आपने सुनाया ना फौज पे, मैं आपको वकील पे सुनाता। एक बार एक वकील का डाक टिकट जारी किया, जो उस एरिया का मतलब उस कंट्री का बहुत बड़ा वकील था, उसके नाम पे स्टेट ने एक डाक टिकट जारी किया। फिर क्या हुआ कि अगले दिन पोस्ट में जो ऑफिस था उसको लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, क्यों फोन आने के, सबका एक ही क्वेश्चन है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा वो लोग ये पूछ रहे हैं कि इस डाक टिकट पे थूकना किधर है। नॉर्मली क्या होता है, वो चिपकाने के लिए आप लोग ऐसे करते हैं ना। तो देखिए वकीलों की भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं, हम क्वेश्चंस बड़े पूछते रहते हैं जब तक उसका सही आंसर ना मिल जाए। पॉइंट में आपसे सिंपल जो हम लोग कहना चाह रहे थे कि सिंस ही हैज बिकम 4-5 एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट वो 4 का यही जो आप रैंक डिमोट कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली फॉर द सेम रीजन। ठीक है, वो रीजन आप ही समझे भाई। हम तो वैसे भी पाकिस्तान अदीम राजों में से एक राज है, ना अल्लाह समझ पा रहे ना हम लोग समझ पा रहे हैं। तो पॉइंट ये है। हाँ दादा, मेरा क्वेश्चन वहीं स्टैंड करता है। मेरा भी वही था। मेजर साहब ने हमें आर्मी एक्ट से लेकर के सब कुछ बता दिया है, बट वो जो क्वेश्चन नहीं बताया कि वो जनरल क्वेश्चन मैं आपको जवाब देता हूं, सुन लीजिए। मैं देखें, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका जो रैंक है वो 4 स्टार जनरल का है बिलमूम, ठीक है। जो भी 4 स्टार जनरल बनता है, अब बात सुन वो ना, बात बड़ी लंबी कहानी मैंने आपकी सुन ली ना, बहुत देर से सुन रहा था। मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 स्टार जनरल, 5 स्टार जनरल, 4 स्टार छोड़ के अब 5 स्टार हो गए, डन। ही विल बी कॉल्ड फील्ड मार्शल, ASIM MUNEER साहब, ठीक है। अब इन्होंने स्पेलिंग भी बोल रखी है, ठीक है। अब वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वो बैठे कहाँ हैं? वो जनरल के ऑफिस में बैठे हैं, राइट। अब फील्ड मार्शल के ऑफिस में नहीं बैठे हैं, वो जनरल के ऑफिस में बैठे हैं, या वो फील्ड मार्शल के ऑफिस में बैठेंगे, या दोनों में बैठेंगे एक घंटा। देखा ना सर, यही तो समझ का फर्क है ना। वो जहां बैठेंगे वही फील्ड मार्शल समझ रहा। नहीं, सानू समझा दो, असि हो जाएंगे खुश। डॉक्टर साहब, वो जहां बैठेंगे वही फील्ड मार्शल का ऑफिस है। ये सबके लिए, सबके ऊपर लागू होता है। वो प्रेसिडेंट जहां बैठते हैं वही प्रेसिडेंट का ऑफिस है, ठीक है। जहां प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं वही प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है। यहाँ तक कि इंडिया में तो जजेस की ये सिचुएशन है, जहां जज बैठ जाए वही, ये बताएंगे, जहां जज बैठ जाए वही ऑफिस होता है। वो ट्रेन में भी जजमेंट दिए गए हैं हमारे, ऐसा हुआ है। इधर भी उन्होंने उन्हीं को फॉलो करते हुए मोटरवे के ऊपर जजमेंट दिए, राइट, ठीक है। अब मैं मोटरवे के ऊपर दिए या मोटरवे पे जाके दिए? मोटरवे पे वो खड़े हुए थे, कोई सिपाही जो है वो थोड़ा सा उनको सही हैंडल नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा भैया मैं ही अदालत हूं, यहाँ पे खड़ा हूं, यही अदालत है, यही फैसला करके जा रहा हूं।
ना। और आप लोग जो है इतनी देर से मेरे साथ पंगे कर रहे हैं, वो सिपाही की बात मैंने सुनाई है। आप 5 स्टार के ऊपर कभी इधर से आ रहे हैं, कभी उधर से आ रहे अरे हैं। नहीं, हम आ तो हर तरफ से रहे, लेकिन आप आने ही नहीं दे रहे, बता ही नहीं रहे। नहीं ये बता नहीं रहे, मैं बताता हूँ ना, गेम कुछ और है। मैं ये बोल रहा हूँ, एक आदमी 5 स्टार जनरल बन गया, आज से 5 स्टार लगाएगा, आज से वो फील्ड मार्शल है, बट फील्ड मार्शल इज अ सेरेमोनियल रैंक। तो जनरल की रैंक और फील्ड मार्शल की रैंक को मिक्स किया गया, एक बनाई गई। अब और वो क्या वो दोनों हैं या एक हैं? सुन लीजिए, फील्ड बड़ा मार्शल ध्यान का से सुन ले, जब मतलब आप हम कहते हैं आपकी बार कि सुन सुन चुके, ले, पांचवी बार एक और अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग। अभी मैं बड़ा आसान करके इस समझाता बार हूं। सीधा ब्रिगेडियर साहब होंगे आंसर के बाद। हाँ, अभी फील्ड मार्शल जो है, जब आप सेरेमोनियल रैंक कहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हटा दिया गया है। ही इज स्टिल द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उनका जो रैंक है वो अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है। अरे आपने कभी ऐसा सुना है कि एक आदमी जो कर्नल था वो ब्रिगेडियर बन गया, उसको बोला नहीं कर्नल भी तू ही है, ब्रिगेडियर भी तू ही है? ऐसा कहीं सुना? मैं आपको बता देता हूँ, जर्मन फोर्सेस में जो फील्ड मार्शल रोमेल था, वो नॉर्दर्न फोर्सेस का कमांडर था, और वो पहले वो वहीं पे 3 स्टार था, फिर वहीं पे वो उसके ऊपर जो है ना फील्ड मार्शल बन गया। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो 3 स्टार छोड़ दिया ना फिर? नहीं छोड़ा, वो उसी सीट के ऊपर थे। देखिए, गवर्नमेंट जब अपना कॉन्फिडेंस रिपोज करती है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है। ये जो देखें, रोहित शर्मा साहब का दूसरा सवाल ज्यादा अच्छा था मेरे लिए। वो ये कि वो कह रहे थे कि जी आपकी फिजाइया ने किया ना जो कुछ किया, तो उसके ऊपर आपके आर्मी चीफ को उन्होंने 5 स्टार क्यों कर दिया? ये मेरे हिसाब से ज्यादा क्या, वो तो सीओएस थे ना, चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस थे ना। तो नहीं, नॉट चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस थे डॉक्टर साहब, वो चीफ ऑफ लैंड फोर्सेस थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नॉट आर्म फोर्सेस। हाँ देखिए, ऐसा हुआ, उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया, और जो औरंगजेब साहब थे वो नेशनल क्रश बन गए। वो औरंगजेब साहब तो वो तो देखें, वो तो एक वो एक आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। जाहिर एक हैंडसम आदमी है सर, तो उसने इंटरनेट की दुनिया में तो वो उनको हल्का सा मिसाला मिल जाए, वो किधर से किधर कहानी ले जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, सॉरी एयर चीफ मार्शल हैं, बाबर सिद्धू साहब, उनको उनकी पोजीशन के ऊपर बरकरार रखा गया का मतलब यह है कि उनका जब टेन्योर खत्म होगा, जो उनका रूटीन का टेन्योर है, जैसे ही वो खत्म होगा, तो वो अभी सर्विस छोड़ेंगे नहीं जब तक कि गवर्नमेंट उनको नहीं कहती कि वो सर्विस छोड़ें। वो इसलिए कि समझिए, यही बाबर साहब थे कि जिन्होंने एयर चीफ मार्शल बनने के बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर, और वो ये किया कि ये जो J-10C तैयारे थे चाइना से, इन्होंने इंडक्ट किए, और उसके ऊपर बड़ी लोगों को खदशात थे। जाहिर है, जब भी आप नई मूव करते हैं, हम पहले बेस थे सारे वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर, F-16 और ये और रफेल और ये सारा कुछ। तो जब वो J-10C की तरफ मूव करके गए, ये आज से 3-4 साल पहले की बात है, तो वो एक बहुत रिस्की मूव समझी गई, उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई, बहुत सारे लोगों ने अपने खदशात का इजहार किया। लेकिन आपने देखा है कि अभी ये जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो सारा कुछ हुआ है, उसमें J-10C ने आउट परफॉर्म किया है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। ये हमने ऐसा देखा नहीं है, पर आप डॉक्टर साहब नहीं कहता कि मैं उसके ऊपर, देखे ना, ये तो सुनी सुनाई बात है, कोई एक्सपर्ट उसके ऊपर बात करे तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि आपके बोल दिया, टिम कूपर, मार्को स्पेंसर, सबने बोल दिया, आप मान नहीं रहे उनको। लेकिन ये कि हाँ, JF-15 है, डॉक्टर साहब, मेरा डिफेंस इंडस्ट्री से ताल्लुक है। मैं आपको बताता हूं कि डिफेंस इंडस्ट्री बड़ी ही महंगी इंडस्ट्री है। मुल्क भूखे हो जाते हैं डिफेंस को अफोर्ड करते करते। मैंने वहां पे कीमतें और ये सब कुछ मैंने देखा है कि किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। आप हैरान, किसी दिन आप प्रोग्राम करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि डिफेंस इंडस्ट्री में जो पैसे लगते हैं उससे नए मुल्क बन सकते हैं, इतना खर्चा होता है डिफेंस इंडस्ट्री पे। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो चैंगडू एविएशन है कि जो J-10C बनाती है, डॉक्टर साहब, वो 40% आपकी जो लॉजिक का बेसिस है वो ये है कि वेस्टर्न जो बंदूकें हैं वो तो जी डिवाइड एंड कनकर के लिए दुनिया को बर्बाद कर रही है, ठीक साहब। लेकिन जो चाइनी का चेंगडू और ये सब आ रहा है, JF-17 थंडर, हालांकि
टू बी ऑनेस्ट आई नो कि उनकी क्वालिटी बहुत ही इंफीरियर है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग है रशियन सुखोई इंजन के, लेट इट बी वेरी क्लियर। तो अब आप ये कह रहे हो जी चाइना से आ रहा है बम बारूद गोला, तो जी वो तो प्रसाद है भगवान का, और जी अमेरिका से आ रहा है तो वो डिवाइड एंड कंकर है जी। हाँ जी, ये आप तो पाप है, लेकिन JF-17 सीधा जी नियामत है ऊपर वाले की, क्यों साहब? ये जिस तरह मैं कह रहा था ना कि मैं वो जो जिस साहब ने कहा था कि भाई ये स्क्रिप्ट था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो मैं उससे पूछ रहा था कि तुम पीते क्या हो। इसी तरीके से मुझे खदशा है कि आप भी आजकल खैर से एक अच्छे देश गए हुए हैं, मैं तो पानी पीता हूँ और गम पीता हूँ, ये दो चीजें तो मैं देखिए, मैं आपको सीधी सी बात गम पिलाने वाले मुझे पता है। डॉक्टर साहब आपको सीधी सी बात बताता हूँ, जिन मुल्कों पे भी दिफा का बोझ है वो बहुत बड़ा बोझ है, और वो उनके लिए बहुत बोझ है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई और मुल्क हो। लेकिन चाइनीज टेक्नोलॉजी को कल तक आप इंफीरियर कह सकते थे, लेकिन आज सूरत हाल टोटली बदल गई है। आप छोड़ें इसको, डिफेंस को, आप कार में बाकी जगहों पे उनको देखें, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मैं जो जाती तौर पे एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू जो है, उन्होंने जब ये नया सिस्टम लाया तो बड़ी इसके ऊपर डिस्कशन, तनकीद, सब कुछ था, लेकिन उनका वो फैसला दुरुस्त साबित हुआ, और उन्होंने अपने पायलट्स को, लोगों को जिस तरीके से ट्रेन किया, तो अब उससे वो रिजल्ट्स मिल गए। तो एयर चीफ मार्शल जो बाबर सिद्धू हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजिक ट्विस्ट टर्न था, कि मतलब बहुत बोल्ड मूव थी, बहुत रिस्की मूव थी, लेकिन इट प्रूव्ड वेल, और इस वजह से जो है वो बाबर सिद्धू साहब के भी उन्होंने जो है ना बरकरार रखा। आपको क्या मिला? आप छोड़े, बाकियों की बात तो हटाएं, आपको क्या बनाया इन्होंने? मुझे आप और कभी कभी कर्नल बना देते हैं, मतलब जनरल नहीं बनाते। सिविलियंस भी इतने स्मार्ट हैं, सोच समझ के रैंक देते हैं, तो इसलिए मुझे मेजर से कर्नल बनाते हैं, लेकिन जनरल नहीं बनाते। तो ये लेकिन मुझे क्या मिला सर? मुझे खुशी है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये जो जंग का चस्का, मैं कहूंगा कि जो जंग की एक ख्वाहिश थी, एक तलब थी, या वो पंजाबी जबान का लफ्ज है कि ठरक थी कि जी हमने जंग करनी है, वो चस्का उनका पूरा हो गया, और शुक्र है कि 3.5 दिन में ये खत्म हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जो है ये इससे बेहतर होगा। ओके, थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच रोहित सर। आप तीनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।